यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जल्दी हमारे एग्जाम्स यहाँ पर होने वाले हैं, तो उन सभी में आपको जहाँ जहाँ पर भी बाल विकास आएगा, ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्टली आप लोगों के सारे ही डाउट्स मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो आज से हम लोग बाल विकास व शिक्षा शास्त्र स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सेशन जो है किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले वो सारे स्टूडेंट जो 2025 में टीचिंग एग्जाम्स के अंदर अपीयर होने वाले हैं, यदि आप किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, जस्ट लाइक एमपीटेट मेंस आप सभी का है, या फिर अभी रीट की एग्जाम आ रही है, एचटेट एग्जाम है, तो कोई भी एग्जाम आपका है जहां पर भी आपसे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा, यस, इंक्लूडिंग सीटेट को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले, कंप्लीट सीरीज हम लोग यहाँ पर चलाएंगे जिसमें सारे ही स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रीट की। ठीक है, रीट के 2011 के पेपर से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा अभी रिसेंट 27 फेब को यदि बात करें तो सबसे पहली एग्ज़ाम आ रही है आपकी रीट की। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और कैलेंडर वाइज भी यदि बात करें तो रीट का जो एग्ज़ाम है ना, आज की डेट 16 दिसंबर से काउंट करते हैं, है ना। तो टोटल लगभग आप ऐसे मानकर चलो कि 74 डेज हमारे पास बचे हैं, क्योंकि 16 दिसंबर आज हो चुकी है। ठीक है, 27 फेब को एग्ज़ाम रहेगा। तो 74 डेज में आपको सब कुछ कवर करना है। आपको अपने पांचों सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करना है, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपका फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज रहेगा उसको कवर करना है। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत करते हैं सीडीपी की। सीडीपी के सबसे पहले दिसंबर मंथ में सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस जो है उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जब भी आप अपना थ्योरी वाइज स्टार्ट करें, जस्ट लाइक अगर आप सीडीपी पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऐसे करते करते आप सारी चैप्टर्स पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और 2011 का एक पेपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें सीडीपी यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, इस तरीके से रेगुलर हम लोग 2011, 12, 15, 17, 21 और 22 में जो आपका एग्जाम हुआ था, सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें सीडीपी भी हम लोग करेंगे, ईवीएस भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ प्लस नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सके। ओके, और साथ ही कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर माना जाए बाल विकास का तो वो यही है, टॉय एज क्या होती है, खिलौना आयु यहाँ पर किस चीज़ से संदर्भित है। अब ये अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, ये लेटर चाइल्डहुड हो सकता है, ये बेबीहुड यहाँ पर हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। तो क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए कि खिलौना आयु जो है, टॉय एज जो है, किससे यहाँ पर बिलोंग करेगी। तो इसे माना जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि इसी समय पर बच्चा जो है खेलना पसंद करता है, टॉयज वगैरह आप उसको दोगे तो मेनली जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है खिलौनों में वो अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। और अब इसका समय क्या होता है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं 2 से 7 साल की अवस्था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था अर्ली चाइल्डहुड, जो कि चलती है 2 से 7 साल तक, क्योंकि इससे पहले जो चलती है ना वो 0 से 2 वर्ष तक इन्फेंसी यहाँ पर चलती है। लेटर चाइल्डहुड जो हो जाएगी वो आपकी 7 से 11 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी, जहाँ पर बच्चे का जो मेनली इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में है ना, जो स्पेसिफिक उसका जो इंटरेस्ट रहेगा, जैसे कोई स्पोर्ट पर्सन बनना चाहता है तो उसका पर्टिकुलर उस चीज़ में इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि यूजुअली इस समय पर बच्चा जो स्कूलिंग की जो एक्टिविटी होती है उससे ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रही है कि कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है देन एट ए टाइम आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर भी कोई भी डाउट रहे या कोई और चीज़ भी पूछनी है आपको जो कनेक्टेड है हमारा सीडीपी से, वो आप मेंशन कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको क्लियर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बचपन की विशेषता यहाँ पर नहीं है। प्री गैंग एज का होना, इमिटेटिव एज का होना, क्वेश्चनिंग एज का होना, या फिर प्ले एज का होना। अर्ली चाइल्डहुड एज में बच्चा क्या नहीं करेगा,
करेगा। देखो प्री गैंग एज होगी, इमिटेशन करना, चीज़ों को दोहराना, वो भी करेगा। प्री गैंग एज बच्चा थोड़े आसपास के लोगों के साथ खेलना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पसंद करता है। क्वेश्चनिंग एज, बच्चे को कोई भी डाउट आएगा डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसको प्ले एज यहाँ पर नहीं कहा जाता है। तो यस, अर्ली चाइल्डहुड की ये वाली विशेषता नहीं होगी, क्योंकि ये विशेषता जो होगी ये हो जाएगी अपनी लेटर चाइल्डहुड के अंदर, बाद की बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि यस, ये विशेषता कहाँ की है? ये विशेषता लेटर चाइल्डहुड की है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। इन लेट चाइल्डहुड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जेशन ऑफ विच फिजिकल एंटिटी। उत्तर बचपन में बच्चे किस भौतिक के रूपांतरण को यहाँ पर समझते, मतलब वही लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है। मतलब आप देखो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है पेपर में, वो सीधे के सीधे आपके चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है, तो 7 से 12 साल की जो स्टेज होती है, बच्चे किस भौतिक तत्व के रूपांतरण को समझते हैं? क्या वो द्रव्यमान में उलटना पलटना सीख जाते हैं, जस्ट लाइक कि कौन सी वस्तु भारी है ना, कौन सी वस्तु हमारी हल्की है? मास और नंबर्स को सीख जाते हैं, केवल नंबर सीखते हैं, या फिर मास, नंबर और एरिया में सीख जाते हैं? तो डेफिनेटली लेटर चाइल्डहुड मतलब वही स्कूल में बच्चों को जो है कैलकुलेशन, मैथ्स में गुणा भाग जोड़ घटाव, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो धीरे धीरे उनकी जो समझ है मास, नंबर एंड एरिया पर विकसित हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप अगले बोल सकते हैं कि आगे से आगे जो अगले साल के पेपर्स कंप्लीट करेंगे, उसमें आपको धीरे धीरे और लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अपन बेसिक से चल रहे हैं, तो डेफिनेटली बेसिक टू एडवांस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला आप इसे कह सकते हैं। चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन आप इसे कह सकते हैं। चेंजेस ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन आप इसे कह सकते हैं, या चेंजेस ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि परिपक्वता और अनुभव से आए हुए परिवर्तन आप इसे कह सकते हो। चलिए इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? विकास का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? मतलब डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट की एक सही डेफिनेशन क्या है? ठीक है, अब आप ये बोल दो कि परिवर्तन होते जा रहे, तो क्या ये डेवलपमेंट है? क्या मोटिवेशन के कारण आपके अंदर कोई परिवर्तन आया तो आप इसे डेवलपमेंट कहोगे क्या? तो हमें तो हर प्रकार का डेवलपमेंट चाहिए, हमें फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, सभी प्रकार के डेवलपमेंट चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं चेंजेस ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन, अनुभव और प्रेरणा के कारण हमारे अंदर जो भी परिवर्तन आए, दैट इज डेवलपमेंट। और सीधी सी लैंग्वेज में ये जो परिभाषा है ये आपको किसके बारे में बता रहा है? लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखने के बारे में बता रहा है। केवल मैच्योरिटी के कारण अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसे हम डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। प्रत्येक चरण के अपने हैजार्ड्स होते हैं, प्रत्येक चरण के अपने फायदे, नुकसान या हैजार्ड्स यानी कि खतरे हो सकते हैं। उत्तेजना विकास में सहायता नहीं करती है। स्टिमुलस डजंट एड डेवलपमेंट। कल्चर चेंजेस अफेक्ट डेवलपमेंट। सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करते हैं। हर चरण में विशिष्ट व्यवहार दिखाया जाता है। तो देख लो, प्रत्येक चरण के अपने हैजार्ड्स, अपने बोल सकते हैं कि फायदे नुकसान, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल सही है ना। सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हर चरण में विशिष्ट व्यवहार होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन डेफिनेटली जो स्टिमुलस है वो हमें मदद करता है किसी भी चीज़ को सीखने में या विकास को सीखने में। किसी भी उद्दीपक को देखकर हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं, हम कोई नई चीज़ लर्न करते, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट का ही हिस्सा होगा। तो इसका यहाँ पर नहीं लिखना गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। अगेन वापस से चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। मतलब ऐसा लग रहा है सारे ही क्वेश्चन हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछ लिए। तो लगभग आप नी करके भी मानोगे तो 500 से 600 क्वेश्चन इस चैप्टर से अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। और ऐसा नहीं है कि वो रिपीटेड है, 500 से 600 क्वेश्चन सिंगल है। ठीक है, तो सारी ही क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। विच डेवलपमेंटल टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बचपन अवस्था के लिए कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कार्य उपयुक्त नहीं है? खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना, पुरुष या महिला भूमिका हासिल करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करना, समान आयु के साथियों के साथ तालमेल को बिठाना। अब देखो, अगर आपको ये एज समझ में आ रही है कि लेटर चाइल्डहुड होती क्या है। अब अगर अपन देखें तो 7 से 11 साल की जो अवस्था है, जिस समय पर बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा,
पूरा उस बच्चे का जो फोकस होगा वो किन चीज़ों पर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छा कार्य करे ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, है ना, तारीफ के लायक वो काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो होती है अपने लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अब इसमें कौन सा कार्य उस बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है? खैरों के लिए शारीरिक कौशल सीखना, बच्चा बिल्कुल इस समय पर फिजिकली एक्टिव रहेगा। इंडिविजुअल अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो चाहेगा। समान आयु के साथियों के साथ तालमेल बिठाएगा, बिल्कुल सही है। पर पुरुष या महिला भूमिका को हासिल करना, ये इस एज की विशेषता नहीं है, ये लेटर चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है। तो ये कब आती है? बच्चा यहाँ पर अपने आप में जो इन चीज़ों में डिफरेंस समझ पाए या बोल सके कि उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट को क्रिएट कर पाए, ये हो जाता है हमारा बाद की अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था के लिए पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी को बात करें, है ना, कि उस तरीके से फिजिकली भी एक्टिव हो जाना, है ना, या उस तरीके की परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाना, वो एडोलसेंस की बात है। चलिए, तो ये 6 से 12 वर्ष की हैविर्गस्ट के विकासात्मक कार्य उन्होंने यहाँ पर जो मेंशन करे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इन जनरली, सामान्य परिपक्वता से पहले अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो वो किस चीज़ की विशेषता होगी? सामान्य कौशल के लिए लाभकारी होना समग्र रूप से हानिकारक होता है, दीर्घकालीन लाभकारी हो सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, प्रशिक्षण विधियों पर आधारित होगा। अगर किसी भी बच्चे को मैच्योर होने के पहले ही परिपक्व कर दिया गया तो क्या ये चीज़ हानिकारक होगी? नहीं। क्या ये लाभकारी होगी? नहीं। तो फिर क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी गई है ना। तो वो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में, डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग मेथड, कि उसको किस तरीके से सिखाया गया। कहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं है या बहुत ईजी वे में उसको चीज़ें सिखा दी गई, तो उस पर ये चीज़ मैटर करेगी। तो यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 ईयर ओल्ड राजू जम्प्स एट लाइटनिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 5 वर्षीय राजू जो है बिजली की चमक पर कूद उठता है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है? क्लासिकल, ऑपरेंट, ट्रायल एंड एरर, या नन ऑफ द अबव। अब क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे पावलाव हो गए, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्कीनर हो गए, ट्रायल एरर मेथड वाले जो बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था थॉर्नडाइक का, है ना, इवान थॉर्नडाइक का, वो वाली चीज़ यहाँ पर हो गए। तो करिए, इसका आंसर क्या होगा कि 5 ईयर का जो राजू है जैसे ही बिजली चमकती है वो एकदम से डर उठता है। तो ये कहीं ना कहीं क्लासिकल कंडीशनिंग में आ जाता है ना, कि उसकी कंडीशनिंग इस प्रकार से हो गई कि जैसे ही बिजली चमकती है उसको एकदम से डर लगता है। ठीक है, तो अलग तरीके से कंडीशनिंग करवाकर हम लोग उसके डर को भी दूर कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली ये किससे कनेक्टेड हो गया? क्लासिकल कंडीशनिंग से। अगला देखिएगा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट। अब इसमें भी देखो कि सकारात्मक दंड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो हमारे पास 4 प्रकार की चीज़ें होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब इसमें से पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर कोई बच्चा कार्य कर रहा है, कोई क्रिया जोड़ी गई है जिसकी वजह से उसका जो रिस्पॉन्स हो, है ना, वो यहाँ पर क्या हो जाए। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि बुरी आदत या बुरा रिस्पॉन्स यहाँ पर छूट जाए। तो इसमें से अगर आप देखें तो रिडिक्यूल बाय फ्रेंड्स, दोस्तों के द्वारा मजाक उड़ाना, दोस्तों के साथ समय की हानि, चिढ़ाने से रोकना, या फिर ये सभी। तो सकारात्मक दंड इन चारों में से क्या है? दोस्तों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाना। या फिर पॉजिटिव पनिशमेंट को हम लोग ऐसे भी तो बोलते हैं कि जस्ट लाइक बच्चे कोई गलती कर रहे हैं तो पेरेंट्स ने डांट दिया, क्यों डांटा, क्रिया को क्यों जोड़ा, या कोई भी एक्टिविटी क्यों करी, ताकि उस बच्चे का जो गलत बिहेवियर है ना, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, है ना। तो सकारात्मक दंड यही है, दोस्तों के द्वारा मजाक उड़ाया गया, कोई क्रिया करी गई, उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे का जो नेगेटिव है, उसके साथी का जो नेगेटिव बिहेवियर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोस्तों के द्वारा मजाक उड़ाना जो है सकारात्मक दंड का, पॉजिटिव पनिशमेंट का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है। एक बार हम लोग चारों ही प्रकार के रेनफोर्समेंट एंड पुनर्बलन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये किसके अंदर आता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन से। ठीक है, दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब, अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है ना तो उसको रेनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है, उसकी तारीफ करना, उसको रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी परिणाम को दोहराने के लिए जोड़ी जाने वाली क्रिया होती है ना।
तो बच्चों को सही उत्तर देने पर पुरस्कार देना मतलब एक क्रिया, एक एक्टिविटी करना, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इन शॉर्ट में हम लोग इसको पीआर कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य करने पर उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना, मतलब कि क्रिया को जोड़ना, ताकि व्यवहार क्या हो सके, रिपीट हो सके। अच्छा, इस लैंग्वेज पर हम लोग इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल से भी तो समझ सकते थे। बहुत सारी बार एग्जाम में क्या कर दिया गया, ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं इसी को क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किस बारे में बोल रहा है, सकारात्मक नकारात्मक ऐसे करके। तो दैट्स वाई अपन को ये डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। अब इसी के बाद आप 4th नंबर पर देख लो, नकारात्मक पुनर्बलन। यह एक परिणाम को दोहराने के लिए हटाई जाने वाली क्रिया होती है, मतलब अपन चाहते हैं कि वो व्यवहार ऐसा ही रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जब कैदी अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनके ऊपर लगने वाले जो भी प्रतिबंध होते हैं कि वो अपनी जेल से बाहर नहीं निकल सकते, है ना, बाहर वो उनके लिए जो गार्डन या एरिया फिक्स करा गया वो उसमें नहीं घूम सकते, अगर वो अच्छा व्यवहार करेंगे तो डेफिनेटली उन पर से प्रतिबंध, या उनको 10 साल की सजा थी उसको कम करके 8 साल की वो कर देते हैं। फिर बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा चाहिए उनका व्यवहार वैसा हो गया तो और कम हो जाती है 5 साल की। तो ये होता है नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। क्रिया को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हटा दिया ताकि व्यवहार कैसा रहे, अच्छा बना रहे, ठीक है। तो ये होता है अपना नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है बच्चे को मारना पीटना, इसमें हम लोग कहीं से कहीं तक नहीं कह रहे हैं, ठीक है। बस व्यवहार को हम लोग बढ़ाना और कम करने की टर्म्स में बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है सकारात्मक दंड। ये किसी परिणाम को कम करने के लिए जोड़ी जाने वाली क्रिया है। जैसे कि बच्चों, एक फ्रेंड ने क्या करा था, उसका मजाक उड़ाया था, उसने क्रिया करी ताकि परिणाम क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव पनिशमेंट। फिर आ जाता है नेगेटिव पनिशमेंट। किसी चीज को होने से रोकने के लिए हटाई जाने वाली क्रिया, ठीक है, किसी भी चीज को होने से रोकने के लिए हटाई जाने वाली क्रिया। सरकार ने क्या करा था, लॉकडाउन लगाकर सबसे आज़ादी छीन ली थी ताकि महामारी को जो यहाँ पर रोका जा सके, जो भी यहाँ पर पैंडेमिक था उसको रोका जा सके। दैट इज नकारात्मक दंड, बट किसके लिए, हमारे ही अच्छे के लिए, तो उसको नेगेटिव पनिशमेंट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल और देती हूँ आपको नेगेटिव पनिशमेंट का। जस्ट लाइक कि कल आप सभी को क्लास में 10 बजे बुलाया है, ठीक है, कि कल आपको कितनी बजे आना है, 10 बजे आना है। इन केस आप लेट होते हो तो आपको नाश्ता सर्व नहीं किया जाएगा, या फिर कल से ही आपकी नाश्ता जो है, जो आपको सुबह सुबह मिलती है क्लास में आने से पहले, वो बंद कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर टाइम पर आए, मतलब आपके अच्छे के लिए ही आपको जो पसंद है वो चीज़ आपसे ले ली गई। दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, प्रेरणा के लिए कौन सा कथन यहाँ पर अनुचित होगा। यस, जो भी क्लास में बैठे हैं कमेंट जरूर से करिए। विच स्टेटमेंट इज एन इनअप्रोप्रिएट फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए एक अनुचित कथन यहाँ पर क्या हो सकता है। व्यक्ति को लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, जैविक आवश्यकताओं को पूरा करता है, मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा प्राप्त करने में मदद करता है और अप्रिय स्थितियों से बचाता है। तो देखो, अनुचित या इनअप्रोप्रिएट जो सही नहीं है, तो क्या मोटिवेशन अप्रिय स्थितियों से हमें बचाएगा क्या, अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचा सकता है क्या, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सही है कि अगर हमारे पास मोटिवेशन है तो हम लोग अपने टारगेट को, हम लोग अपने एग्जाम को जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं उस एग्जाम में जिसके लिए हम लोग बैठ रहे हैं। ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा करेगा, ओके। मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा भी प्राप्त होगी, लेकिन अप्रिय स्थितियों से बचे ये जरूरी नहीं है। दैट मीन्स कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिएगा, प्रेरणा के लगातार संपर्क के कारण व्यवहार में अगर कोई अस्थायी परिवर्तन आता है, ठीक है, अगर स्थायी परिवर्तन आता है तो अपन उसको लर्निंग कह देते, लेकिन अस्थायी परिवर्तन है ना, प्रेरणा के, जिस लाइक कि आपको आज कोई आकर मोटिवेट करके गया कि अरे यार तू ये एग्जाम वगैरह छोड़, तू मेरे साथ ना धंधे पानी में बिजनेस वगैरह कर ले, इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा है, ठीक है, तो उसने आपको एक मोटिवेट कर दिया, है ना। आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आए, मतलब कि आपने सोचा कि यार ये तो सही बोल रहा है, ठीक है, एग्जाम वगैरह छोड़कर मुझे जो है बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, मैं इसके साथ जुड़ जाता हूँ। आपने एक वीक तक काम किया, देन यू रियलाइज कि इसमें इतना कुछ दम है नहीं, या फिर इन फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए ये इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। तो आप वापस से क्या हो गए, एक महीने या एक वीक तक आपके अंदर मोटिवेशन था, बट फिर से आप आ गए कि नहीं, मुझे तो अपनी एग्जाम की ही तैयारी करनी, मैं उसी पर फोकस करूंगा और मेरे को तो टीचर ही बनना है, ठीक है। तो जो अस्थायी परिवर्तन आपके अंदर एक वीक के लिए आया था उसको मैं क्या कहूँगी, अभ्यस्तता कह सकती हूँ, हैबिचुएशन यहाँ पर अपन उसको कह सकते। अगर परमानेंट होता तो हम लोग उसको लर्निंग कहते,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, शिक्षकों को छात्रों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट है, बोला गया है कि यहाँ पर बलपूर्वक समझाना, तो डेफिनेटली ये कोई भी टीचर नहीं करेगा, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है कि कभी भी बच्चे को बलपूर्वक या दंड देकर नहीं समझाया जा सकता है ना। उससे पर्सनली कनेक्ट कर कर या उसके विचारों को समझ कर हम लोग उसे समझा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज ट्रू अबाउट अचीवमेंट मोटिवेशन। उपलब्धि उद्दीपन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। उपलब्धि उद्दीपन मतलब आपने किसी भी चीज़ को अचीव कर लिया है, या अचीवमेंट मोटिवेशन है जस्ट लाइक अभी अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है कि एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, टीचर बनना है, तो इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। इसे व्यक्तिगत संभावनाओं के साथ एक विकास उद्दीपन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जस्ट लाइक ये मेरा पर्सनल पोटेंशियल है, ये मेरी शक्ति है। यह प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाए तो सामाजिक उद्दीपक भी बन सकता है, सोशल मोटिव भी बन सकता है, या फिर ये सभी। तो डेफिनेटली ये सारी ही चीज़ें अचीवमेंट मोटिवेशन को लेकर बिल्कुल सही है, उद्दीपन उपलब्धि को लेकर बिल्कुल सही है। जस्ट लाइक आपके सामने रखा हुआ है टीचर बनना, और उसके लिए अभी तक की जितनी भी मेहनत है वो है यहाँ पर, है ना, तो वो चीज़ आपको क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे किसमें रुचि लेने लग जाते हैं। ड्यूरिंग 6 to 10 मतलब वही लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है, 7 से 12 साल की स्टेज होती है, तो उसमें बच्चे को जो इंटरेस्ट आता है वो स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम फंक्शंस, जितनी भी चीज़ें हो रही है, एग्जाम वगैरह, उसमें उसको आने लग जाता है इंटरेस्ट। तो यस, स्कूल इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी सिद्धांत मानव मस्तिष्क की तुलना में हिमखंड से करी गई। तो आइसबर्ग की बात यहाँ पर किसने करी है, सिगमंड फ्रायड ने करी है कि अचेतन, चेतन और अवचेतन मन जो है ना, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड की बात सिगमंड फ्रायड ने करी कि हम लोग जो देख पा रहे हैं वो केवल 10% है, बाकी का 90% बिहाइंड द ब्रेन, हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही है वो सब कुछ अंदर चल रहा होता है ना। और हम लोग अभी जो कार्य कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सब क्या है, केवल मेरा 10% ब्रेन यहाँ पर उसका पार्ट है। ठीक है, तो चलिए कौन सा सिद्धांत मानव मस्तिष्क की तुलना में करता है, सिगमंड फ्रायड ने करी। सिगमंड फ्रायड का कौन सा सिद्धांत है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गुस्सा बच्चों को खेलते रहने के लिए प्रेरित करता है जब तक कि वह बेहतर महसूस न करे। यह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। एंगर लीड चिल्ड्रन टू प्ले अंटिल दे फील बेटर। जस्ट लाइक कि आपने बच्चों के ऊपर गुस्सा किया, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेलने चले गए हैं, ताकि जब तक खेलते रहेंगे जब तक कि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार का जो प्रोजेक्शन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। क्या ये प्रोजेक्शन मेथड है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, या फिर ये सब्लिमेशन है। तो हम लोग इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि उस बच्चे को भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा है, तो वो उस गुस्से को किसके ऊपर निकाल रहा है, ये भी वर्ड डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने मन को शांत करने के लिए क्या कर रहा है, वो अपने मन को शांत करने के लिए खेलना स्टार्ट कर दिया है, तब तक कि खेलेगा जब तक कि उसे अच्छा फील नहीं हो जाता। तो इसे जाना जाता है डिस्प्लेसमेंट के नाम से, विस्थापन के नाम से। ठीक है, अब इसी से कनेक्टेड ना एक चीज़ और है जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, दैट इज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन में ये चीज़ होती है कि आप किसी सामाजिक कार्य के लिए अपने गुस्से को उसमें कन्वर्ट करें। जस्ट लाइक किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई फाइटर बन गया है ना, या कुश्ती के मैदान में लड़ने चला गया, तो उसका जो भी गुस्सा है वो कुश्ती के मैदान में दिखा रहा है, वो समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है, तो दैट इज सब्लिमेशन, दैट इज उदात्तीकरण। ठीक है, तो अभी बच्चों के लिए बोला गया है तो इसका कोई सामाजिक हित से कनेक्शन है नहीं, दैट्स वाई आंसर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 17 की तरफ। अनुकूलन का अर्थ है संतुष्ट करने के लिए समायोजन करना। एडजस्टमेंट में अकोमोडेटिंग वन सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टांसेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, संतुष्ट करके समायोजित करना किस चीज़ को, है ना। अनुकूलन मतलब एडप्ट कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ को संतुष्ट करके समायोजित करना चाहते हैं। जस्ट लाइक आपने कोई भी चीज़ सीखी है, फिर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आपने क्या क्या, यार ये ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, चाहे वो लर्निंग में हो, अपनी लाइफ स्किल में हो, जीवन कौशल में, कोई भी चीज़ हो, आपने डेफिनेटली पुरानी जो चीज़ें आपने सीखी होगी उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो किया होगा, ताकि हम लोग किस चीज़ को सेटिस्फाई कर पाएँ, दूसरों को, मोटिव को, गोल्स को या नीड्स को। डेफिनेटली नीड्स को, आवश्यकताओं को हम लोग क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक विक्षोभ का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा इमोशनल डिस्टर्बेंस का पार्ट नहीं है ना, किसकी वजह से बच्चा इमोशनली विक्षोभ या डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। डिलिक्वेंसी, बुलिंग नेचर, है ना, ट्रंकेसी यानी कि विद्यालय से अनुपस्थित होना, या फिर आत्मकेंद्रिता। तो आत्मकेंद्रिता ऑटिज्म अपने आप में बिल्कुल अलग चीज़ है, इसका इमोशनल डिस्टर्बेंस से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर बच्चा जो है भावनात्मक रूप से अस्थिर है तो उसके बाद उस बच्चे पर या तो वो आपराधिक प्रवृत्ति का शिकार हो जाएगा, या फिर जो है उसका दूसरों को डराना धमकाना ये स्टार्ट हो जाएगा, या फिर वो विद्यालय से छोड़कर भाग जाएगा, है ना, बंक करना, और ये सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन ऑटिज्म अपने आप में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है ना, तो इसका भावना से कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कैसे किया जाता है। समावेशी शिक्षा के रूप में, मुख्यधारा में शामिल करना, एकीकरण के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर इसका यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस रूप में किया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में। सभी बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़े और उन बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिले, है ना, जो विकलांग बच्चे उन बच्चों को सारी सुविधाएं मिले जो उनको चाहिए, जो उनकी आवश्यकता है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, मानसिक मंदता का कौन सा लक्षण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20। मेंटल रिटार्डेशन का क्या मतलब नहीं होता है, IQ 20 से 25 से 70 के बीच में होना, धीमी शिक्षा और दैनिक दिनचर्या की समस्या, पर्यावरणीय अनुकूल में कमी होना, आपसी संबंधों में कमी होना। तो मेंटली रिटार्डेशन में पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या, कि अगर कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या मानसिक रूप से मंद है तो उसके आपसी संबंधों में कोई कमी होगी, नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखा जाता है। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऊपर के 3 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें मानसिक मंदता में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अगला देखिएगा, मेंटल हेल्थ को लेकर कौन सी चीज़ यहाँ पर सही है। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट फॉर मेंटल हेल्थ, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की विविधता, या शिक्षक की भूमिका और स्कूल का वातावरण। अगर बच्चों का पूछा है, छात्रों का पूछा है, मतलब वही स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहे हैं, तो स्कूल का माहौल और बच्चों का जो टीचर का जो रोल है वो बहुत यहाँ पर मैटर करता है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, कमजोर वर्ग के बच्चों का मतलब क्या होता है। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन, एक ऐसा बच्चा जो कमजोर वर्ग से आता है, उसका मतलब क्या होगा। कम वार्षिक आय वाले माता पिता, वंचित वर्ग के माता पिता, गरीबी रेखा से नीचे के माता पिता, निर्दिष्ट न्यूनतम से कम आय वाले माता पिता को जो है, माता पिता वाले बच्चों को वीकर सेक्शन के अंदर रखा जाता है। तो यस, पेरेंट्स अर्निंग लेस देन अ स्पेसिफिक मिनिमम, एक लिमिट सेट करी गई, अगर उसके नीचे वो बच्चा या उसके पेरेंट्स की इनकम बिलोंग करती है तो फिर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जिसे अब आप EWS के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगला देखिएगा, RT अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कक्षा 1 से 5 में छात्रों की संख्या 200 या फिर उससे अधिक हो तो छात्र शिक्षक का अनुपात यहाँ पर क्या होना चाहिए, 30, 40, 45 या फिर 50। मतलब कि सीधा सिंपल सा रेशियो पूछा है, मतलब एक स्टूडेंट या बोल सकते हैं कि एक टीचर पर कितने स्टूडेंट यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो उस रेशियो को आपको यहाँ पर बताना है कि एक टीचर पर कितने स्टूडेंट हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 45 हो गए या फिर 50 हो गए। तो यस, 40 इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा छात्र शिक्षक का जो रेशियो बनेगा ना, वो 40:1 का बनेगा। अब ये रेशियो कैसे बनता है, जस्ट लाइक कि 200 स्टूडेंट यहाँ पर हो गए, चलो मैं इसको आपको पूरा बेसिक से समझाती हूँ, और अगर कम स्टूडेंट भी हुए तो भी कैसे रेशियो बनाएंगे वो भी अभी अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम 2009 के अनुसार 1 से 5 से शिक्षक छात्र का अनुपात जो है यहाँ पर इस लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम 200 यहाँ पर या 200 से ज़्यादा है, ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1:40 का हो जाएगा, है ना। जैसे कि एक टीचर हो गया, ठीक है, और उस पर कितने स्टूडेंट हो गए, यहाँ पर 40 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, ये चीज़ देखो, यहाँ पर एक टीचर हो गया तो कितने स्टूडेंट हो गए, 40 प्लस एक यहाँ पर प्रधान अध्यापक भी चाहिए होगा। ठीक है, तो एक टीचर 40 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 200 स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, 200 स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएंगे तो इस तरीके से ये रेशियो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब कितने टीचर चाहिए 200 स्टूडेंट के लिए, 5 टीचर हमको चाहिए। रेशियो वाले क्वेश्चन आपने किए तो दोनों में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 5 20, 200 यहाँ पर हो गए, और टीचर कितने चाहिए, 200 स्टूडेंट पर हमको 5 टीचर चाहिए। ऐसे ही अगर क्लास में 60
शिक्षक 60 छात्र हैं तो 2 शिक्षक हमको चाहिए होंगे। 60 से 90 के बीच में तो हमें 3 शिक्षक चाहिए होंगे। 90 से 120 छात्र यहाँ पर है तो हमें 4 शिक्षक चाहिए। 120 से 200 तक है तो 5 शिक्षक चाहिए, ठीक है। और 150 से अगर अधिक यहाँ पर हो रहे हैं तो 5 शिक्षक प्लस एक प्रधान अध्यापक हमको यहाँ पर लगेगा और वो होना ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, क्रिया अनुसंधान एक्शन रिसर्च को लेकर कौन सा कथन गलत है। ये रीट वाले क्वेश्चन में या रीट वाले पेपर्स आप देखेंगे ना तो इसमें एक्शन रिसर्च के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब जितनी भी शिफ्ट हो रही है हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में, हर साल आपको एक्शन रिसर्च के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्शन रिसर्च होती क्या है, शिक्षकों और पेशेवरों द्वारा किया जाता है। जो टीचर्स एंड प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके द्वारा एक्शन रिसर्च किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। ये विशिष्ट समस्या को हल करते हैं, बिल्कुल। व्यापक निर्णय जानकारी प्रदान करते हैं और स्थानीय दैनिक समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पूछा क्या गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए, क्या रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर होगा। तो देखो, व्यापक निर्णायक जानकारी प्रदान करते हैं, प्रोवाइड ब्रॉड लेवल डिसीजन इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करें, ये ज़रूरी नहीं है। इनका मेन टारगेट है कि जो दैनिक जीवन की स्थानीय समस्या है उसको क्या करना, सॉल्व करना। जस्ट लाइक कि आज मैं क्लास में बैठकर पढ़ा रही हूँ तो मुझे लगा यार इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में होना चाहिए, अगर ये चीज़ पता चलती है तो बच्चों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी, तो उस पर हो रही है रिसर्च, ठीक है। दैट इज एक्शन रिसर्च और काफ़ी पुरानी है, 1944 में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें समस्या को सक्रिय रूप से शामिल करना, उसका समाधान निकालना, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा निकाल कर लाना, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है एक्शन रिसर्च से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीचिंग को लेकर कौन सा कथन सही नहीं है। ये मॉडिफाइबल है, ये औपचारिक और अनौपचारिक है, या विज्ञान और कला है, या फिर ये केवल निर्देशन है। अगेन नेगेटिव पूछा है। नेगेटिव यहाँ पर क्या हो सकता है कि ओनली ये इंस्ट्रक्शन है, नहीं ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये परिवर्तनीय है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है, समय के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही रूप में हो सकती है, विज्ञान और कला भी ये हो सकती है, ठीक है। NCF 2005 emphasize quality dimension by focusing on। NCF 2005 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 गुणवत्ता आयाम के ऊपर फोकस करता है। तो यह किस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा, ये फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर, क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर के ऊपर, एक्सपीरियंस फॉर चाइल्ड नॉलेज के ऊपर, या करिकुलम रिफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो मेनली इसका जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है, फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर है, कि जो भौतिक संसाधन बच्चों को अवेलेबल करवाए जाए वो अच्छे यहाँ पर होने चाहिए, वो है ना इनके काम के यहाँ पर होने चाहिए, जो इनको आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन और करो, फिर इसको अपन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट 26 हो गया। 27 को देखो, 27 क्या बोल रहा है, NCF 2005 किस परीक्षा सुझाव का सुधार का सुझाव यहाँ पर देता है। NCF 2005 सजेस्ट विच एग्जाम रिफॉर्म। सबसे पहले कक्षा 10 की जो परीक्षा है उसको वैकल्पिक किया जाए, विभिन्न विद्यालय स्तरों पर राज्य स्तरीय परीक्षाएं करवाई जाए, प्रतिस्पर्धा परीक्षा प्रवेश परीक्षा को वैकल्पिक किया जाए, या फिर ये सारी ही चीज़ें। तो NCF 2005 किसका सुझाव देता है, इन्होंने बताया कि जो 10th की परीक्षा है उसको वैकल्पिक यहाँ पर रखना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आए। एग्जाम को कैसा रखा जाए, ऑप्शनल रखा जाए, जो उसके सब्जेक्ट है बच्चा उसको खुद से यहाँ पर चयन कर पाए, ठीक है। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा NCF को अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन NCF 2005 में ये सुझाव दिया गया कि कक्षा 10 के लिए वैकल्पिक परीक्षा सुधार, है ना, ये क्या बोलता है कि वैकल्पिक परीक्षा को यहाँ पर लाया जाए, बच्चा अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाए, उसको बहुत अधिक फ्लेक्सिबल बनाने की बात यहाँ पर करी गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है जोड़ी गई है, रटने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय कुछ नई चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर डाला है, जैसे कि क्रिएटिविटी की बात करें, रचनात्मकता की, समग्र व्यक्तित्व के विकास की, कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, बाल केंद्रित और सहभागी शिक्षा पर जोर देना, व्यवहारवाद से रचनावाद की ओर शैक्षणिक बदलाव को बढ़ावा देना, और समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना। तो ये सारी ही चीज़ें NCF 2005 में यहाँ पर रिकमेंड करी गई है, इस चीज़ की सिफारिश करी गई है।
चलिए अगला देखिए, परीक्षा में तनाव को कम करने और सफलता बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाएं करवाई जाए, विभिन्न विद्यालय स्तर पर एग्जाम करवाई जाए, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं करवाई जाए, या विभिन्न प्रवेश परीक्षा एजेंसियां का यूज़ किया जाए, मल्टीपल एजेंसीज जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो डेफिनेटली शॉर्टर एग्जाम्स की बात यहाँ पर करी गई, जैसे मिड सेम यहाँ पर हो गए, पूरे साल में एक बार एग्जाम ना होते हुए सेमेस्टर वाइज करवाई जाए। तो ये तनाव को कम करने, स्ट्रेस को कम करने के लिए एक अच्छा साधन यहाँ पर बाहर निकला है, तो उसका ही यूज़ यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। धीमे और प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को लेबल करना, पुनर्सुधार की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, सीखने की कठिनाइयों का निदान करना, शिक्षा की सफलता के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो मेन जो मूल्यांकन का पर्पस है उसका क्या है, क्या हम धीमे या प्रतिभाशाली बच्चों को लेबल करते हैं, नहीं। पुनर्सुधार की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना जिनको रिमीडिएट करने की जरूरत है, सीखने की कठिनाई का निदान करना है, शिक्षा की सफलता प्राप्त करने के लिए फीडबैक यहाँ पर प्रदान करना। तो देखो, केवल डायग्नोसिस करना और केवल रिमीडियल करना सफिशिएंट नहीं है, पहले हमें डायग्नोसिस करना है देन उसका रिमीडियल करना है, तो दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो बी और सी तो वैसे ही नेगेटिव हो गया, ए वाला तो पहले से ही नेगेटिव था कि हम बच्चों को कैटेगराइज वर्गीकृत नहीं करेंगे कि कौन अच्छा पढ़ता है कौन अच्छा नहीं पढ़ता है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, बचा क्या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा की सफलता के लिए बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करना। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच इज़ बेटर। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए बात करें तो कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है। वीडियो स्टिमुलेशन बेहतर है, प्रदर्शन बेहतर है, व्यवहारिक अनुभव बेहतर है, या फिर ये सारी चीज़ें बच्चों को वीडियो के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, हैंड्स एंड एक्सपीरियंस जहाँ पर बच्चा खुद करके सीखे, ये सारी चीज़ें करवाई जाए। तो डेफिनेटली सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी है, सब तरीके से आप बच्चों को यहाँ पर सिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए बात करूँ तो यहाँ पर ज़रूरी है व्यवहारिक अनुभव, मतलब बच्चा खुद से करके या उसको जो है रियल एक्सपीरियंस है उसके थ्रू यहाँ पर चीज़ें सिखाई जाए। तो यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पेपर के 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। देखो डेफिनेटली अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, प्राइमरी टीचर की तैयारी करें, तो मोस्टली जो क्वेश्चन है हमारे प्राइमरी टीचर से ही कनेक्टेड होंगे कि बच्चा इस एज में क्या करता है। तो मोस्टली जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो भी अपने इसी से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, फिर लेवल 2 में थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे, है ना, फिर अगर हम और हाई लेवल की दे रहे तो उसमें थोड़े से फिर एडोलसेंस वाले जो स्टेज के क्वेश्चन है, किशोरावस्था वाले, उस एज के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 2011 का पेपर कंप्लीट हो गया, इसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट ईयर है उसका पेपर कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम लोग ईवीएस भी स्टार्ट कर रहे हैं। ईवीएस में भी हम लोग सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस प्लस टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।